डिटॉक्सिफिकेशन, फैंसी डिटॉक्स डाइट्स, कोलॉन क्लेंजेस। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या डिटॉक्स डाइट्स एक्चुअली यूजफुल हैं या लॉन्ग रन में हार्मफुल हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी के बारे में फुल डिटेल में। नमस्ते, मैं हूँ डाइटिशियन शीतल चंदेल और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। तो आज बात करने वाले हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी के बारे में। हम ये डिटॉक्सिफिकेशन अपने देसी तरीकों से कैसे अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालना या हार्मफुल केमिकल्स जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं एंडोजीनसली, नेचुरली जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हम भोजन खाते हैं उसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी नेचुरली उसको कुछ तरीकों से निकालती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में बेसिकली हमारे जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो है सबसे पहले लिवर, दूसरा है हमारी स्किन, फिर किडनीज और कुछ और ऐसे टिश्यूज हैं जिनके थ्रू बॉडी वेस्ट और टॉक्सिन्स को निकालती है। तो लिवर जो कि एक मेजर ऑर्गन है डिटॉक्सिफिकेशन का, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी हम खाते हैं जो मेटाबोलाइज होता है वो न्यूट्रिएंट सारे लिवर से ही पास होकर जाते हैं। तो जो भी वेस्ट होता है वो लिवर उसको बाहर निकाल देता है थ्रू किडनीज। किडनीज क्या करती हैं, किडनीज में ब्लड जाता है, ब्लड को फिल्टर करती हैं, उस ब्लड में जो भी टॉक्सिक वेस्ट होता है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है और जो यूजफुल मटेरियल है बॉडी के लिए वो किडनीज रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। देन आती है आपकी स्किन। स्किन से स्वेट की फॉर्म में टॉक्सिन्स निकलता है, पसीना जो निकलता है उसमें बॉडी के कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। और सीबम, जो सीबम ग्लैंड्स होते हैं, सीबम हमारे टी जोन में प्रेजेंट होता है, वैक्सी मटेरियल, वो भी एक बॉडी का वेस्ट है, तो वो हमारी स्किन के थ्रू निकलता है। अब जानते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है। वैसे तो बॉडी खुद ही डिटॉक्सिफाई करती है नेचुरली, बट कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जब नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पाता, तो हमें उसे असिस्ट करना होता है ताकि बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे ना होने लग जाएं। अब कैसे पता चलेगा कि डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है या बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं? तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बॉडी कुछ ऐसे सिग्नल्स देगी, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। तो जनरली डिटॉक्सिफिकेशन जब होता है जब आपकी बॉडी का पीएच, जब एसिड बेस का जो रेगुलेशन होता है वो डिसरप्ट हो जाता है। तो हमारी बॉडी में जब पीएच ऊपर नीचे होता है, पीएच क्या होता है, पीएच एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे पता चलता है कि कितना बॉडी कितनी एसिडिक है या कितनी एल्कलाइन है। तो जैसा हमारा ह्यूमन, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 टू 7.45 तक की रेंज में होता है, बहुत ही नैरो रेंज है। तो ये एक हेल्दी इंडिविजुअल का ब्लड पीएच होता है। एट द सेम टाइम जो यूरिन का पीएच होता है, बॉडी फ्लूइड्स में, बॉडी में डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स का डिफरेंट पीएच होता है। तो सिमिलरली जो यूरिन है, यूरिन का पीएच इज समवेयर अराउंड 4.6 से लेके 8 तक होता है। तो यूरिन डिपेंड करता है कि लाइक 7 से नीचे, 7 इज द न्यूट्रल नंबर, और 7 से नीचे अगर आप जाते हैं डिक्रीज होता है तो वो एसिडिक होता है, एंड ओवर 7 जो भी नंबर आता है दैट मीन्स वो बहुत बेसिक है, एल्कलाइन है। तो आपकी बॉडी का जो ब्लड का पीएच है वो स्लाइटली एल्कलाइन रहता है, हल्का सा एल्कलाइन रहता है, टुवर्ड्स न्यूट्रल ही रहता है ब्लड का जो पीएच है। और यूरिन का पीएच का मैंने रेंज बता दिया। जब भी ये नॉर्मल रेंज ऊपर नीचे होती है तो आपकी बॉडी में डिजीजेस आने लग जाती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं। हालांकि जो ब्लड का पीएच है वो बहुत टाइटली रेगुलेटेड होता है। वो जितने भी वेब सोर्सेज से अभी तक मैंने पढ़ा या जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, वो सब यही कहती हैं कि जो ब्लड का पीएच है वो अनटच रहता है, डाइट उसको इन्फ्लुएंस नहीं करती। लेकिन मैं आगे बताऊंगी कि डाइट उसको कैसे इन्फ्लुएंस करती है। यूरिनरी पीएच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है, आपका यूरिन का जो पीएच है, आप जो डाइट लेते हैं, एल्कलाइन डाइट लेते हैं या एसिडिक फूड्स खाते हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अब बॉडी में एसिडिटी बढ़ना या बॉडी में एल्कलाइनिटी बढ़ जाना, तो ये दोनों ही इंडिकेटर्स हैं कि आपकी बॉडी को अब डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये कैसे पता चलेगा कि बॉडी में एसिड बेस का पीएच गड़बड़ हो गया है? तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको
एसिडिटी ज़्यादा रहने लगती है, हार्ट बर्न होता है, देन आपके हेयर एंड नेल्स ब्रिटल होने लग जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, एंड देन आपको टिंगलिंग नमनेस होने लग जाती है, सेंसेशन। तो ये कुछ डिजीनेस रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आपको मेंटल फॉग जिसको कहते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फटीग रहता है, आपको अनएक्सप्लेन्ड थकान जो रहती है वो भी कई बार, फटीग कैन बी ड्यू टू अदर रीजंस एज वेल, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं फटीग के लिए। तो लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो होता है, जो मेटाबॉलिकली इंड्यूस हुआ है आपकी बॉडी में, वो तब होता है जब आपका पीएच थोड़ा सा लो जाता है। 7.35 से थोड़ा सा नीचे भी अगर वो जाएगा, स्लाइटली डिक्रीज होता है, बहुत हल्का, तो आपकी बॉडी में वो उतना ही काफ़ी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंड्यूस करने के लिए। तो शरीर में ना तो एसिड ज़्यादा होना चाहिए और ना हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका बेसिसिटी ज़्यादा भी नहीं, वो ज़्यादा एल्कलाइन नहीं होने चाहिए। अब कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हम खाएं, तो कुछ फूड्स ऐसे हैं जो हम खाते हैं तो वो बॉडी में अंदर जाने के बाद एल्कलाइन हो जाते हैं, लेकिन जब तक उसे नहीं खाया गया है तो उसकी जो नेचर है वो एसिडिक होती है। जैसे लेमन या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। अब आप कहेंगे ये तो एसिड, ऑलरेडी ये फूड एसिडिक है तो पेट में जाके तो और एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, ऐसा नहीं होता। ये जो सिट्रस फ्रूट्स है, बेसिकली अगर मैं यहाँ लेमन की बात करूँ तो लेमन जब बॉडी में अंदर जाता है, जब हम उसे पीते हैं तो उसके बाद वो एल्कलाइनाइजिंग इफेक्ट दिखाता है बॉडी के अंदर। तो इट इज़ नॉट दैट कि कुछ फूड्स जो एसिडिक हैं वो अंदर मेटाबोलाइज हो जाने के बाद एसिडिक कैरेक्टर ही शो करेंगे, तो आपके शरीर में वो तो बेसिकली एसिड और बेस ये क्या होता है, थोड़ी सी केमिस्ट्री इसमें क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाऊंगी, बस आपको इतना बताऊंगी कि अगर आपको छाती में जलन होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, टी कॉफ़ी पीने से बढ़ जाती है, या कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपके एसिडिक कैरेक्टर को बॉडी फ्लूइड्स में इंक्रीज करते हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। डिटॉक्स डाइट्स क्यों हार्मफुल होती हैं? कुछ लोग डिटॉक्स के पैकेजेस सेल करते हैं कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा डाइट पैकेज दिया जाएगा। तो ये क्यों हार्मफुल होती हैं? क्योंकि ये दे सेंटर अराउंड अ स्पेसिफिक फूड ग्रुप। ये या तो आपको सिर्फ पानी पीते वाटर इनटेक्स को बढ़ाने के लिए कहेंगी, या फिर ये सिर्फ आपको कंप्लीटली सिर्फ फ्रूट डाइट पे रख देंगी, या फिर ये कोलॉन क्लेंस के बारे में बताएंगी कि कुछ ऐसे हर्ब्स खाने चाहिए आपको, कुछ ऐसी औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ हैं जिससे आपका कोलॉन क्लेंस, लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन होगी। तो ये क्या होता है, दे रिवॉल्व अराउंड अ स्पेसिफिक फूड ग्रुप या एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। बॉडी के कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एक ब्रॉड अप्रोच और एक मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच होनी चाहिए। तो डिटॉक्सिफिकेशन पहली चीज़ डाइट से किया जाएगा। सेकेंडली डिटॉक्सिफिकेशन आपका ब्रीदिंग से भी होगा, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स जिससे हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी में जो एसिडिटी बनती है ये डेफिनेटली एक तो डाइट से बनती है, डाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। सेकेंडली जो एसिडिटी बनती है वो कभी कभी रेस्पिरेटरी इश्यूज की वजह से भी बढ़ती है। जैसे आप जब ब्रीद करते हैं और अगर आपने लंबे समय तक सांस रोकी हुई है ड्यू टू एनी रीजंस, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप, वो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड देर तक रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके टिश्यूज में, आपकी बॉडी में देर तक रहेगी तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगी, तो उस टाइम आपका ब्लड एसिडिक होने लग जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा देर तक बॉडी में नहीं रखना है, तो इसलिए उसमें कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स ऐसी हैं, प्राणायाम्स डू हेल्प। तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कुछ अप्रोचेज होते हैं जिसमें हम लंग्स को इन्वॉल्व करेंगे थ्रू करेक्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स, डाइट को डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे, एंड थर्ड आपको पसीना निकालना है अपने शरीर से। उसके लिए आप शावर जैसे सोना बाथ जिसको बोलते हैं, स्टीम ले सकते हैं। लेकिन पसीना निकालने के और भी बहुत तरीके हैं। अगर आप ऑलरेडी ऐसे क्लाइमेट में हैं, हॉट क्लाइमेट में, जहाँ ऑलरेडी पसीना बहुत निकलता है, काफ़ी स्वेटिंग होती है आपको नेचुरली थोड़ा सा भी काम करने से या खेल कर आने से, या आपने कोई हैवी वर्क किया है उसकी वजह से, देन इट्स गुड। लेकिन जिन रीजन्स में पसीना नहीं निकलता तो वहाँ पे आपको अपना पसीना निकालना है, चाहे उसके लिए आप
कार्डियो कीजिए किसी भी टाइप का, तो आपको उसमें अपने स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना है। तो पसीने के थ्रू भी बॉडी में से काफ़ी टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि डाइट कैसे रोल प्ले करती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं दो इंपॉर्टेंट चीज मेंशन करना चाहूंगी, वन इज प्रोटीन एंड अनदर इज पोटेशियम। हाउ डज प्रोटीन एंड पोटेशियम कंट्रीब्यूट टू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी? सबसे पहले प्रोटीन डिटॉक्सिफिकेशन की बात बाद में करेंगे। प्रोटीन बेसिकली जो एनिमल ओरिजिन से आता है, प्रीडोमिनेंटली जो एनिमल ओरिजिन से आता है, इट लीड्स टू एसिडिटी इन द बॉडी। और पोटेशियम काउंटर बैलेंस करता है उस एसिडिटी को, और ये पोटेशियम हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता है। जो रिच सोर्सेज हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस को इंक्रीज करता है, और ये क्या करता है, H पॉजिटिव आयंस को इंक्रीज करता है। थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है यहाँ पे। जनरली बताऊं, अगर मैं कॉमन मैन के लिए अगर ये इंफॉर्मेशन यूजफुल है, तो आपको प्रोटीन लिमिट करना है, मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन लेना पड़ेगा। खास तौर से एनिमल प्रोटीन तो डिच कर ही देना है अगर आपकी बॉडी ज़्यादा एसिडिक है तो। और पोटेशियम की मात्रा इंक्रीज करनी मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा करना है। नाउ प्रोटीन एनिमल ओरिजिन तो रेस्ट्रिक्टेड है ही, लेकिन प्लांट बेस्ड में भी, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी जिसमें हम लेग्यूम्स और ये बीन्स और लेंटिल्स जो खाते हैं, दालें, वो भी एसिडिक फूड्स में आता है। मतलब वो एसिडिटी के प्रिकर्सर्स, वो बॉडी में जाने के बाद, मेटाबोलाइज होने के बाद, टूटने के बाद अपने न्यूट्रिएंट्स में, अमीनो एसिड में टूटने के बाद वो बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करता है। तो प्रोटीन इज द मेजर फैक्टर जो क्रिएट करता है। और एक इंडिपेंडेंट फैक्टर एक और है, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक। तो ये नमक भी आपकी बॉडी में एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो नमक को कंट्रोल कीजिए। और नमक आपके सिर्फ घर के खाने में प्रेजेंट नहीं है, सोडियम क्लोराइड आपके और भी चीज़ों में, प्रोसेस्ड फूड्स में होता है, डिब्बा बंद चीज़ों में होता है, पैकेट्स में होता है, जो भी आप बाहर से लेकर आते हैं, कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली, तो उसमें, उन सब में भी। तो आप उसके लेबल को चेक करिए और तभी मार्केट से खरीदिए और लेकर आइए। तो यहाँ पर प्रोटीन एक रोल प्ले करता है। सेकेंडली पोटेशियम बाइकार्बोनेट आयन, मतलब बेसिसिटी को बढ़ाएगा, और प्रोटीन एसिडिटी को बढ़ाता है। उस एक्सीडेड बढ़ी हुई एसिडिटी को कम करने के लिए आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक इंक्रीज करना है अपना, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में नहीं खाते हैं उतना। हमारा मेजर फोकस हमारे स्टेपल पर रहता है, कार्बोहाइड्रेट पर रहता है। प्रोटीन वेरी मच इन ट्रेंड, तो प्रोटीन कम है, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। ग्रोथ फेज में प्रोटीन चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बट आपने ऑलरेडी ग्रोथ फेज अटेन कर लिया है, अब स्टेबिलिटी आ गई है, अब उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है शरीर को, तो आप प्रोटीन का इंटेक बहुत ही मॉडरेट रखिए, एंड इट शुड कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, नो डाउट अबाउट इट। और अगर आपको एनिमल सोर्सेज लेने भी हैं तो कोशिश कीजिए लीन प्रोटीन लेने का। और एग्स भी डेफिनेटली एसिडिटी क्रिएट करता है बॉडी में। तो एग्स हो गए आपके, मीट स्पेसिफिकली जो आपका रेड मीट है, वो भी बॉडी में हाइड्रोजन आयंस को इंक्रीज करता है। मीन्स आपकी बॉडी का pH डिक्रीज होता है। pH डिक्रीज होगा मीन्स मोर एसिडिक, बॉडी ज़्यादा एसिडिक हो रही है, और pH इंक्रीज हो रहा है मतलब बॉडी ज़्यादा बेसिक हो रही है, एल्कलाइन हो रही है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि एल्कलाइन डाइट होनी चाहिए, अगर एसिडिटी को कम करना है तो एल्कलाइन डाइट पे। अब अगर आप कंप्लीटली एल्कलाइन डाइट पे भी आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो डाइट आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। कंप्लीटली एल्कलाइन डाइट पे अगर आप आ जाएंगे तो ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे बॉडी के अंदर। तो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो हमें बैलेंस करना है, कोशिश ये करनी है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक एज कंपेयर टू योर स्टेपल्स और जो मेजर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है उससे कम होना, उससे ज़्यादा होना चाहिए।
और आपके स्टेपल्स का इनटेक कम होना चाहिए। ऑल्दो होना चाहिए, कोशिश कीजिए उसमें भी आप होल ग्रेन्स इंक्लूड करें और प्रोसेस्ड व्हीट, राइस और ये सब चीज़ें कम खाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिटॉक्सिफिकेशन डाइट्स की या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी की ज़रूरत कब पड़ती है, तो जैसे कुछ ऐसे सिम्टम्स बॉडी शो करती है, हार्ट बर्न, जो बहुत फ्रीक्वेंट हार्ट बर्न होता है, ऑलमोस्ट डेली ही हार्ट बर्न हो रहा है, एसिडिटी है, रिफ्लक्स है, खट्टी डकारें आ रही हैं, बैड ब्रेथ, मुंह में से दुर्गंध आती है, रैपिड ब्रीदिंग, हार्ट रेट हमेशा तेज रहता है, ब्रिटल नेल्स एंड हेयर, बाल बहुत जल्दी या नेल्स बहुत जल्दी टूट जाते हैं, इरेगुलर बावल। तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं, ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे पता चलता है कि बॉडी में बॉडी का जो पीएच है बॉडी फ्लूइड्स का वो गड़बड़ हो रहा है। तो जैसे एसिडिक फूड्स कौन कौन से हैं जो बॉडी में एसिडिटी को बढ़ाते हैं, और कुछ एल्कलाइन फूड्स की यहाँ लिस्ट मैंने बनाई है, आप देख सकते हैं। जैसे एग्स, डेयरी में आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, then meat, lentils and beans, vegetarians also प्लीज माइंडेड कि लेंटिल्स और बीन्स भी अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वो भी एसिडिक स्पीशीज बनाती हैं बॉडी में। और ऑयल सीड्स और नट्स जो ट्रेंड में है आजकल, हर कोई रेकमेंड कर रहा है कि ऑयल सीड्स खाइए, नट्स खाइए, अभी लाइक विंटर्स हैं तो वी कंज्यूम मोर ऑफ नट्स एंड ऑयल सीड्स। हम खाते हैं कि अरे कोई बात नहीं, बॉडी में स्टोर होगा आगे आने वाले टाइम के लिए। तो ऑयल चीज एंड नट्स, इन सब का मॉडरेट कंजम्पशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप इनको डिच कर दीजिए, बिल्कुल मत खाइए, इनकी भी ज़रूरत है, प्रोटीन सोर्सेज भी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन मॉडरेशन इज़ द की। आप बहुत लिमिट करके खाइए। अगर बहुत हैवी वर्कर नहीं हैं आप तो आप प्रोटीन का इंटेक कम कर सकते हैं अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, और अगर आप एक्टिव वर्कर हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देखकर हिसाब से खाइए। फिर एल्कलाइन फूड्स कुछ ऐसे हैं जैसे नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का मतलब होता है जो वेजिटेबल्स अंडरग्राउंड नहीं हैं, जो ज़मीन से ऊपर उगते हैं, उनको नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स कहते हैं। जितनी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं वो भी ऐसे, आपका स्वीट पोटैटोज के अलावा, वैसे पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज यूजफुल वेजिटेबल्स में आते हैं, तो जितनी भी अंडरग्राउंड से कोलोकेसिया हो गया, आपका यैम हो गया, आपका जिमीगन जिसको बोलते हैं, टैपियोका हो गया, सब तो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स मीन्स अबव ग्राउंड वेजिटेबल्स एल्कलाइन फूड्स में आते हैं। देन लीफी ग्रीन्स, जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें से खास तौर से यहाँ पे मैं पालक को ऑप्ट आउट करूँगी, क्योंकि मैं पालक को बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि उसमें ऑक्सैलेट्स बहुत हाई अमाउंट्स में होते हैं, और ऑक्सैलेट्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो पालक में और बीटरूट में प्रेजेंट होते हैं जो फेवरेबल नहीं है बॉडी के लिए। इन्हें एंटी न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। उन एंटी न्यूट्रिएंट्स को हटाने का भी तरीका होता है, लेकिन अभी मैं यहाँ स्पिनच को नहीं इन्वॉल्व करूँगी। लीफी ग्रीन्स में आप बाकी लीफी ग्रीन्स खा सकते हैं, जैसे मस्टर्ड ग्रीन्स हैं, आप सरसों खा सकते हैं। देन मेथी इज़ वेरी गुड, जिसे हम फेनुग्रीक लीव्स बोलते हैं। देन मूली के पत्ते जो अभी सीजन में हैं, रेडिश लीव्स, तो ये बहुत अच्छे, एंड मोरिंगा लीव्स। तो ये 3-4 ऐसे लीफी ग्रीन्स हैं जिनको, और चौलाई, एमरैंथ जिसे बोलते हैं, तो ये लीफी ग्रीन्स आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए एवरी ऑल्टरनेट डे। अगर आप अपने इसको डाइट में ले रहे हैं देन इट्स गुड। देन सिट्रस फ्रूट्स, डेफिनेटली सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, बट ये सिट्रिक एसिड एसिडिटी क्रिएट नहीं करता, ये बॉडी में जाके अल्कलाइन हो जाता है। देन पम्पकिन इज अ वेरी गुड, कुक्ड पम्पकिन अगर आप कंज्यूम करते हैं वंस और ट्वाइस अ वीक, इट्स नथिंग लाइक दैट। कोकोनट वाटर हाईली एल्कलाइन, तो आप कोकोनट वाटर कंज्यूम कीजिए। देन बनानास, मशरूम्स, तो ये कुछ एल्कलाइन फूड्स हैं जिन्हें आप रेगुलर कंजम्पशन में लेकर आइए, और इन चीज़ों को थोड़ा लिमिट कीजिए। एसिडिक फूड जो है उन्हें आप थोड़ा सा लिमिट कीजिए। यहाँ मैं 2-3 ऐसे देसी लाइक फूड्स आपको बताना चाहूँगी जो एक्चुअली में आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और वो आपको एक्चुअली डिटॉक्सिफाई करेंगे आपकी बॉडी को। एंड दोज आर, सबसे पहले बिटर गार्ड, करेला। करेला आप सब्जी बना के खाइए, लेकिन ऊपर का छिलका मत उतारिए उसका। अगर आपने उसके ऊपर का छिलका स्क्रैप ऑफ कर दिया या हटा दिया तो फिर उसमें कुछ बचता नहीं है, या फिर आप उसका ग्रेट करके जूस पीजिए। तो अगर आप एक करेले का, एक मीडियम साइज के करेले का वंस अ वीक भी जूस पी लेते हैं तो वो आपको
डिटॉक्स कर देगा पूरी तरीके से। और अगर नहीं तो ट्वाइस अ वीक आप करेले की सब्जी बना के खाइए, बट कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर का छिलका ना उतारा हुआ हो। देन सेकेंडली मूली, रेडिश। तो रेडिश को जब आप ग्रेट करके यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसको कट करके खा रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। कुक करके खा रहे हैं देन ऑल्सो इट्स गुड, बट अगर आप उसे रॉ कंज्यूम कर रहे हैं या उसे ग्रेट करके खा रहे हैं तो ध्यान रहे कि उसका पानी डिस्कार्ड ना करिए। जो उसको ग्रेट करने के बाद, उसको निचोड़ने के बाद अगर आप पराठा बनाते हैं, रोटी में फिल करते हैं, स्टफ करते हैं उसको मूली को, तो उसका पानी डिस्कार्ड मत कीजिए। उसके पानी में ही वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो भी एल्कलाइन इफेक्ट देता है बॉडी में। सो दैट इज अनदर थिंग। सेकेंड, थर्ड है आपकी स्वीट पोटैटोज। स्वीट पोटैटो आपके गट के लिए सबसे अच्छा है और आपकी इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, फाइबर का तो काम करता ही है और क्लेंजिंग में भी हेल्पफुल है। देन आती है आपकी मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड लीफ खा रहे हैं जब तक सीजन में है खाइए, फिर सीजन जब चला जाता है मस्टर्ड लीव्स अवेलेबल नहीं है तो आप मस्टर्ड सीड्स ले सकते हैं। मस्टर्ड सीड आपने 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड को रात में वॉश करके एक छोटे बोल में सोक करके रख दिया। सुबह आप नेक्स्ट डे उस पानी को भी पी लीजिए और वो मस्टर्ड सीड्स को भी खा लीजिए, तो वो भी आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। तो ये 3-4 कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो बॉडी नेचुरली डिटॉक्सिफाई करती चलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फास्टिंग। तो जैसे आपने सुना होगा, घर में भी सुना होगा, देखा होगा, काफ़ी लोग करते भी होंगे आपकी फैमिली में। फास्टिंग इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेथड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। तो लेकिन कुछ लोग फास्टिंग रेकमेंड नहीं करते हैं। फास्टिंग उन लोगों को नहीं करनी चाहिए जो ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे हैं, जो डायबिटिक है, जिन्हें किडनी इश्यूज हैं। हेल्दी इंडिविजुअल्स को वंस अ वीक फास्टिंग करने से काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं यहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं बोल रही हूँ, 1 डे कंप्लीट फास्टिंग। अगर आप एक कंप्लीट फास्टिंग, उस दिन आप ग्रेन्स मत खाइए, उस दिन आप सिर्फ फ्रूट डाइट पे रहिए या लिक्विड डाइट पे रहिए। एक दिन सिर्फ फ्रूट्स या लिक्विड्स खा लेने से आपके बॉडी के रिजर्व्स कम नहीं होंगे। आपकी बॉडी में सफिशिएंट बफर सिस्टम होता है कि एक दिन वो आपको अकोमोडेट कर लेगा, आपकी बॉडी की नीड्स को अकोमोडेट कर लेगा। शरीर को रेस्ट दीजिए, अपने बॉडी के सिस्टम्स को, अपने पेट को रेस्ट दीजिए, उस मशीनरी को रेस्ट दीजिए ताकि वो अपना डिटॉक्सिफिकेशन का काम, सफाई का काम स्टार्ट कर दे और ख़त्म कर दे बाय द एंड ऑफ द डे। तो फास्टिंग इज़ अ ग्रेट थिंग। और सेकेंडली हाइड्रेशन अच्छा रखिए, बहुत अच्छा हाइड्रेशन रखिए। अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो ज़्यादा का मतलब ये भी नहीं है कि ओवर ड्रिंकिंग। ओवर ड्रिंकिंग मतलब 3 लीटर 4 लीटर अगर आपने पी लिया, 2 to 2.5 लीटर्स अ डे अगर आप पानी पीते हैं दैट इज़ इनफ, उतना काफ़ी है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस हैं जिनमें पानी इंक्रीज करना होता है। जैसे मेरी लास्ट वीडियो स्टोन्स के ऊपर थी, किडनी स्टोन्स के ऊपर, तो उनको 3-4 लीटर पानी एक दिन में पीना ही है सो दैट स्टोन डिजॉल्व होके आपके यूरिन में निकल जाए। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आज की वीडियो थी डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। इसमें मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिसमें मैंने बताया था, इसमें आप प्राणायाम प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नॉर्मल अनुलोम विलोम करते हैं तो वो बेस्ट है आपके लिए। एंड अगर आप कपाल भाती करते हैं और दूसरा जो आपका एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, ये कुछ प्राणायाम मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ जो आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में जाने के बाद, उस एक्सचेंज को, उस कार्बन डाइऑक्साइड और गैसियस एक्सचेंज को वो बहुत ब्लड को प्यूरिफाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से निकलेगी टिश्यूज़ में जब एक्सचेंज होती है और रिच ऑक्सीजन आपके टिश्यूज़ तक पहुंचेगी हीमोग्लोबिन से अटैच होके। सो दैट इज़ वन थिंग। तो आप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ध्यान रहे कि डोंट होल्ड योर ब्रेथ फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक ब्रेथ को नहीं रोकना है, कुछ सेकेंड्स के लिए रोकिए और फिर छोड़ दीजिए। So breathing techniques and the right food will help you detoxify your body, fasting once a week। तो ये एक सम अप था डिटॉक्सिफिकेशन का। तो कोई एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो मत कीजिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वो लॉन्ग रन में हार्मफुल भी हो सकती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।